जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके लिए मैं दुआ गो हूँ। आज मंडे 22 अगस्त है। मैं आज का व्लॉग शुरू करने से पहले कुछ बातें कल के बारे में करना चाहूँगा कि कल जो मैंने व्लॉग पोस्ट अपलोड किए थे उनमें एक सियासी पोस्ट भी थी जिसमें मैंने लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर मियां महमूद रशीद साहब का भी इंटरव्यू किया था। बहुत सारे मैंने उनसे सियासी सवाल किए थे, पार्टी के हवाले से सवाल किए थे और पार्टी के आने वाले लाएअमल के हवाले से भी किए थे और जो एक इस वक्त तहरीक चल रही है उसके हवाले से भी बात की थी। इसके बाद मैंने उनसे एक फाइनेंशियल मैटर पे भी क्वेश्चन किया था कि कितनी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है और कितनी ज़िम्मेदारी एक इंडिविजुअल की और एक फैमिली की होती है कि वो अपने ख़र्चों को किस तरीके से मैनेज करे। तो उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था। तो ये मैं असल में कहना चाह रहा था कि एक जब महंगाई आती है और उस पे हम सारा ब्लेम गवर्नमेंट पे तो दे देते हैं, खैर की बड़ी जिम्मेदारी होती है इस चीज़ को कि महंगाई कंट्रोल किया जाए, मगर उसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी भी होती है। हमें अपने भी लाइफस्टाइल को इस तरह मैनेज करना चाहिए कि अगर कभी इस तरह के हालात आएँ जब महंगाई हो तो हम खुद उसको भी मैनेज कर सकें अपनी एक्स्ट्रा आमदनी के ज़रिए। तो उस सिलसिले में मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत स्टेबल नहीं होती, उसकी वजह ये होती है कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा दौलत नहीं पैदा करता और जो हमारे एक्सपेंस हैं वो ज़्यादा हैं, हमारी इनकम कम है। तो उसके लिए हमें डिफरेंट फॉर्म्स पे जाके बारो करना पड़ता है अपने जो इनकम और एक्सपेंस के गैप को कवर करने के लिए। उसमें हमारे लिए मेजर जो हमें कंट्रीब्यूट करता है वो है आईएमएफ। और उसकी एक वजह ये होती है कि जब इंटरनेशनली कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, जिसमें फूड प्राइसेस हो जाएं या कमोडिटीज़ में ऑयल प्राइसेस हो जाएं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि हम मेजरली तो हम इम्पोर्टर ही हैं ना। ज़्यादा चीज़ें हम इंपोर्ट ही करते हैं और एक्सपोर्ट थोड़ी कम करते हैं। तो उस गैप को कवर करने के लिए हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उससे भी हमारा कुछ गुजारा हो जाता है। एक्चुअली ये है कि देखिए अभी पिछले दिनों जब ऑयल प्राइसेस बढ़ी तो एकदम ही हम उसका जो इफ़ेक्ट था वो बर्दाश्त नहीं कर सके। हमें फौरी तौर पे अपनी अपने यहाँ भी ऑयल प्राइसेस बढ़ानी पड़ी। देखें 150 पे जब ऑयल था और ऑयल प्राइसेस बढ़ी तो एकदम ही उसको 250 पे जाना पड़ा, जिसकी वजह ये थी कि हमारे पास कोई रिज़र्व नहीं थे, हम सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते थे और उसकी वजह से एकदम महंगाई की लहर आई, जिसकी वजह से आप देखें कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो एकदम शूट कर गए, बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। इसी तरह गैस के बिल बहुत ऊपर चले गए। फिर उसके साथ जो दूसरी कमोडिटीज़ थी जिसमें फूड प्राइसेस आती हैं वो सारी की सारी इंक्रीज़ कर गई। ऑयल जो था, जो ये कुकिंग ऑयल वगैरह है, ये सब कुछ इंक्रीज़ कर गया और उससे हमें एक महंगाई की हम दलदल में फंस गए और बहुत ज़्यादा तेज़ी से महंगाई हुई। वो लोग जिन्होंने कुछ बचत की हुई थी या अपनी सेविंग थी वो थोड़े से फिर भी कंफर्टेबल रहे, इस महंगाई के दौरान में अपने आप को मैनेज कर सके। मगर वो लोग बिल्कुल नहीं मैनेज कर सके जिनकी महंगाई को नहीं बर्दाश्त कर सके थे। तो इसीलिए जो मैं एक बात कहता हूँ कि हमें सेविंग्स करनी चाहिए और सेविंग्स का एक बेहतरीन टूल म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ नाज़रीन, जहाँ पे अब म्यूचुअल फ़ंड की बात आई है तो एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ ज़रूर देना चाहूँगा कि म्यूचुअल फ़ंड की इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी होती हैं वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होती हैं और उसको म्यूचुअल फ़ंड में, किसी भी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके ऑफरिंग डॉक्यूमेंट का मुताला ज़रूर किया जाना चाहिए। ये एसईसीपी की गाइडलाइंस है, ये मैंने अपने इस इंटरव्यू में और व्लॉग में ज़रूर कहनी थी। इसके बाद सर आगे चलते हैं कि मैंने कल अपनी जो मेरी बेटी है छोटी, उसकी मैंने बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी और बड़े अच्छे तरीके से की। तो उसके लिए मैंने भी कुछ सेविंग प्लान्स लिए हैं उसके फ्यूचर के लिए, ताकि मैं उसकी जब वो ओल्डर एज में जाए, बड़ी हो,
तो उसके पास कुछ इतने हमारे पास वसाइल हो कि हम उसकी हायर एजुकेशन हो जाए या उसकी मैरिज हो तो हम बड़े बेहतर तरीके से उसके लिए कर सकें। तो गाइस मैं उसमें एक छोटी सी बात आता हूँ, मैं सपोज करता हूँ कि अगर आज भी इन्फ्लेशन कोई हमारी पाकिस्तान की एवरेज 10% है और मुझे उसके कुछ ऐसे फंड चाहिए कोई 1 करोड़ के करीब, कोई 10 मिलियन के करीब, तो मुझे आज कितने पैसे सेव करने चाहिए। तो एक आप जब भी किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, मैं यहाँ पे जेएस की वेबसाइट को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्यूचर कैलकुलेटर मिलेगा जिसमें आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आज से मेरी बेटी 9 साल की है, 25 साल तक उसको अगर मैं चाहता हूँ कि उसके पास कोई 1 करोड़ रुपया हो तो मुझे कितने पैसे सेव करने चाहिए। तो जो अप्रॉक्सीमेट है वो 12,250 रुपये मुझे पर मंथ उसके लिए सेव करने चाहिए। ये जो मैं पैसे जब सेव करूँगा तो विद इन 16 ईयर्स ये टोटल अमाउंट बनेगी 24 लाख के करीब। और 24 लाख और जो इसमें जो मुझे मुनाफा आएगा उससे मिलके ये 1 करोड़ रुपया बन चुका होगा। तो ये देखिए पाकिस्तान में एवरेज रिटर्न जो है वो 10 से 15% के दरमियान में ही रहता है। तो मैंने हाईएस्ट इस पे रिटर्न कैलकुलेट किया हुआ है। लॉन्ग टर्म में हमेशा कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ ये इतना रिटर्न ही बनता है, एनालाइज कर लिया जाए। तो ये एक मैंने आपको मिसाल दी है कि इस तरह हो जाता है। और मेरी आप लोगों से यही सजेशन होगी कि आप लोग आएँ और म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए या किसी भी चीज़ की आप जो फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं उसके लिए अभी से प्लानिंग करें और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू करें। और ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको बड़े अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स मिलेंगे जो आपके फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से प्लान आउट करेंगे। नाज़रीन मैं अब यहाँ पे अपना जो है व्हाट्सएप नंबर भी अब आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूँगा ताकि अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। उम्मीद है मेरे आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह नए इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।